Hello everyone, welcome back to your own learning platform JMS Study with Ease। तो आज जो है हम कवर करने वाले हैं बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs क्वेश्चंस। ये MCQs इम्पॉर्टेंट हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहां बायोलॉजी को एज अ कोर सब्जेक्ट लिया जाता है। इस लेक्चर में हम जो है MCQ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये MCQs इसी या तो प्रीवियसली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं या नियर फ्यूचर पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है द रिमेनेंट ऑफ फोरामेन ओवल इज लोकेटेड। देखो सबसे पहले फोरामेन ओवल क्या है उसे समझ लीजिए। देखो जैसे हम जानते हैं कि ह्यूमन का जो हार्ट है वो हमारा 4 चैम्बर्ड है, जिसमें से 2 ऑरिकल है और 2 वेंट्रिकल। एक ऑरिकल हमारा राइट ऑरिकल है, राइट ऑरिकल, और दूसरा जो है वो है लेफ्ट ऑरिकल। इसी तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो वेंट्रिकल और ऑरिकल है इनके बीच में कुछ टिश्यूज होते हैं जो इस गैप को फिल करते हैं। तो जब हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है तो यहाँ पे हमारे दोनों आर्टिकल को कनेक्ट करता हुआ एक होल होता है जिसे कहा जाता है, ये होल जो है इसे कहा जाता है फोरामेन ओवल। फोरामेन ओवल, ये जो फोरामेन ओवल है जैसे जैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो ये फिल होता जाता है और ये जो गैप है वो फिल हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चों में ये जो गैप है वो फिल नहीं हो पाता और वो ओपन रहता है, जिसकी वजह से इसका जो रिमेनेंट है, रिमेनेंट ऑफ फोरामेन ओवल, इसे हम कहते हैं फोसा ओवेलिस। फोसा ओवेलिस, ये जो फोसा ओवेलिस है जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से मिक्सिंग होती है, मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। तो ये जो है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग होती है और इसकी वजह से बच्चों में जो है ब्लू बेबी जो डिजीज है वो दिखाई देती है, जिसे कहा जाता है साइनोसिस। साइनोसिस, जिसकी वजह से क्या होता है, साइनोसिस। तो देखो ये डायग्राम में आपको दिख रहा है कि ये कहाँ पर प्रेजेंट है, लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट ऑरिकल के बीच में। तो कहाँ पे है बेटा, इंटर एट्रियल सेप्टम। ठीक है, कहाँ पे है, इंटर एट्रियम सेंटर सेप्टम में। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वासिर कोर इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। देखो क्वासिर कोर, क्वासिर कोर से हम मान सकते हैं किशोर। किशोर किसे कहते हैं, देखो हमारी 2 बीमारी होती है, एक तो होती है मैरिस्मस, मैरिस्मस, और दूसरी है क्वाशिरकोर। मैरिस्मस में क्या होता है, मैरिस्मस में प्रोटीन एंड एनर्जी दोनों की कमी हो जाती है। किसकी हो जाती है, प्रोटीन की और आपकी एनर्जी की। तो कैसे याद रखोगे, PEM, PEM, प्रोटीन एनर्जी मैरिस्मस। ठीक है, मैरिस्मस कैसे होता है, प्रोटीन और एनर्जी की डेफिशिएंसी से। अगर पूछा जाए क्वासिर कोर, तो क्वासिर कोर के बारे में एक चीज याद रखो कि ये जो 1 साल से बड़े बच्चे हैं उनमें होता है 1 मोर देन 1 ईयर। ठीक है, कितने में होता है, 1 से ज्यादा। किसकी कमी से होता है, डेफिशिएंसी का मतलब है कमी, किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से। तो उसे क्या कहा जाता है, क्वाशिर कोर। अफेक्ट किसे करता है, हमारा 1 साल से बड़े बच्चों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द पार्ट ऑफ किडनी गेटवे ऑफ यूरेटर नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स इज। ऐसा पार्ट किडनी का कौन सा है, जैसे ये हमारी क्या है, किडनी है, दिस इज ह्यूमन किडनी। अब ह्यूमन किडनी में यहां से ये मान लो ये क्या है, ये है हमारा यूरेटर। ठीक है, अब अगला यहां से ये हमारी ब्लड वेसल निकल रही है। सपोज दैट कि ये हमारी क्या निकल रही है, ब्लड वेसल निकल रही है, और ये क्या है, वेन है।
ठीक है, वेन। दूसरा, वेन यहाँ से निकल रही है और यहीं से इसी जगह से हमारी जो आर्टरी है वो एंटर कर रही है। ये क्या है? रीनल आर्टरी। तो ये जो पार्ट है इसे क्या कहा जाता है? इस रीजन को कहा जाता है हाइलम या फिर हाइलस। हाइलम या हाइलस वो रीजन है जहां से जो यूरेटर है वो किडनी को लीव करता है, वेन्स किडनी को लीव करती हैं और रीनल आर्टरी एंटर करती है किडनी में, तो उस रीजन को कहा जाता है हाइलस। ये मेजर कैलिक्स और माइनर कैलिक्स जो है ये हमारा रोल प्ले करते हैं फिल्ट्रेशन के टाइम पर। ये जो है हमारा जो फिल्टर, जो हमारा यूरिन है उसके कलेक्शन के लिए ये दोनों काम करते हैं। सबसे पहला हमारा जो यूरिन है वो हमारा माइनर कैलिक्स में आता है, माइनर कैलिक्स अगेन ओपन होते हैं मेजर कैलिक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर? देखो सबसे पहले प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है? प्लांट टिश्यू कल्चर, देखो प्लांट टिश्यू कल्चर एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू एक सिंगल प्लांट सेल से, सिंगल सेल ऑफ प्लांट से क्या बना सकते हैं? अ कंप्लीट न्यू प्लांट। जब प्लांट की एक सेल से कंप्लीट न्यू प्लांट बनाया जाता है तो उसके लिए जो टेक्निक यूज की जाती है उसे कहा जाता है प्लांट टिश्यू कल्चर। अब प्लांट सेल जो है इसके पास क्या होती है? कुछ पोटेंशियल है, पोटेंशियल ऑफ अ प्लांट सेल टू ग्रो अ कंप्लीट प्लांट is called टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी। अब एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ह्यूमन के केस में कोई ऐसी सेल जिसके पास टोटीपोटेंसी है तो वो है ओनली हमारा जायगोट। ह्यूमन जायगोट इज टोटीपोटेंट। ठीक है। और ये जो प्लांट टिश्यू कल्चर का जो कॉन्सेप्ट था वो सबसे पहले डेवलप किया हर्बर्ट लैंड ने। तो हु इज द फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर? हर्बर्ट लैंड। चलिए अगला क्वेश्चन। फर्स्ट बायो पेटेंटेड बायो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे पहला बायो पेटेंटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है? तो दैट इज स्यूडोमोनास प्यूटिडा। इसको जो है स्यूडोमोनास प्यूटिडा को सुपरबग कहा जाता है और ये हेल्प करता है, हेल्प इन रिमूवल ऑफ ऑयल फ्रॉम सी। देखो जैसे कोई सिप है, ऑयल लेकर जा रहा है, तो उसमें से अगर सिप में से थोड़ा बहुत ऑयल समुद्र के ऊपर अगर गिरता है तो वो क्या करता है? समुद्र के ऊपर लेयर बना लेता है, जिसकी वजह से जो हमारी समुद्र की डेप्थ में जो ऑर्गेनिज्म है उनको ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने लगती है और उनकी डेथ हो जाती है। तो इस ऑयल के रिमूवल के लिए स्यूडोमोनास पुटिडा को यूज किया जाता है जो इस ऑयल को रिमूव करता है समुद्र से या सी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which one play a important role in counter current mechanism? देखो काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है ये हमारी प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन बर्ड्स एंड मैमल्स। पहला पॉइंट कि ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? बर्ड्स में और मैमल्स में। दूसरा पॉइंट कि इसका काम क्या है? ये हेल्प करती है, हेल्प्स इन कंसंट्रेटिंग यूरिन। ये यूरिन को कंसंट्रेट करने में काम करती है। इसकी हेल्प से कंसंट्रेट कैसे करती है? ये जो है रिमूव करती है, रिमूव एक्सेस वाटर फ्रॉम फिल्ट्रेट,
फिल्ट्रेट से एक्सेस वाटर, क्योंकि हम जो है हमारी जो ह्यूमन किडनी एक दिन में लगभग 180 लीटर जो है पर डे जो है ब्लड का फिल्टर करती है। अगर ये सारा ही वाटर इतना जो है वो रिलीज हो जाएगा तो बॉडी में जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी, और बॉडी ऐसी ह्यूमंस जो है वो हमारा टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि ह्यूमन एक दिन में 180 लीटर जो वाटर है उसको यूरिन के फॉर्म में जो है बॉडी से एक्सक्रीट कर पाए। तो इसीलिए हमारी जो किडनी है उसमें काउंटर करंट मैकेनिज्म होती है, जिसकी हेल्प से हमारा ही जो यूरिन है वो कंसंट्रेट हो जाती है, और जो हम एक दिन में लगभग हमारा 1 से 1 से 1.5 लीटर पर डे यूरिन को रिलीज करते हैं। मतलब 99.99% हमारा जो है रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। इस काउंटर करंट मैकेनिज्म में हमारा वॉसा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले मेजर रोल प्ले करते हैं। जो लूप ऑफ हेनले है इसके चारों तरफ वॉसा रेक्टर जो है यहाँ पे चारों तरफ कवर करता है, और यहाँ से रिलीज होने वाला वाटर और जो सॉल्ट्स हैं उनको रीअब्सॉर्ब करके दोबारा हमारा ब्लड में पोर करता है। तो ऑप्शन है हमारा डी, ए एंड सी। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय, देखो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है, ये है मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल of plasma membrane। मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये जो मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसमें इसको दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। और इन्होंने इसके लिए एक स्टेटमेंट दिया, प्रोटीन आइसबर्ग इन अ सी ऑफ लिपिड। जैसे हमारा समुद्र है, लिपिड के समुद्र में बर्फ रूपी प्रोटीन के टुकड़े, तो यहाँ पे हमारी जो सिंगर एंड निकोलसन के अकॉर्डिंग हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बनी हुई है लिपो प्रोटीन्स की। यहाँ पे जो लिपिड है लिपिड्स जो है वो बाइलेयर में प्रेजेंट है, और जो प्रोटीन्स है यहाँ पे दो तरह के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो है इंट्रिंसिक प्रोटीन और दूसरा है एक्सट्रिंसिक। जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है वो हमारे एम्बेडेड रहते हैं मेम्ब्रेन में, और जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है ये हमारे प्रेजेंट होते हैं ईसीएफ में, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड साइड में। और यहाँ से जो है ये जो प्रोटीन है इनसे या तो हमारा कार्बोहाइड्रेट कनेक्ट रहता है, और ये काम करते हैं सेल सिग्नलिंग में। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स जो हैं जो हमारे इंट्रिंसिक प्रोटीन हैं ये फॉर्म करते हैं चैनल्स और पंप, या तो चैनल बनाएंगे या पंप बनाएंगे। तो देखो किसने दिया था हमारा जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, सिंगर एंड निकोलसन ने। तो ऑप्शन है हमारा सिंगल एंड निकोलसन। देखो बीडल एंड टॉटम ने क्या किया, बीडल एंड टॉटम ने दिया 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस।
वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग एक जीन जो है वो एक एंजाइम को कोड करता है। अगला है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की न्यूक्लियस की, इसको डिस्कवर किया है न्यूक्लियस को। वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए प्रपोज किया 1953 में। जो हमारा कैसा डीएनए था, बी डीएनए, और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पिंडल एपरेटस इज मेड अप ऑफ। देखो स्पिंडल एपरेटस क्या है, जैसे ये हमारी सेल है, तो सेल में ये वो जब हमारी सेल डिवाइड करती है तो क्रोमोसोम्स जो हैं वो जो स्पिंडल फाइबर्स से अटैच होते हैं। ये स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो हमारे दोनों ही पोल से अराइज हो रहे होते हैं, और यहाँ पे ये जो है स्पिंडल, इसे कहा जाता है स्पिंडल एपरेटर। तो ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं या स्पिंडल एपरेटस है, ये हमारी माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है। किसका बना है बेटा, माइक्रो ट्यूब्यूल्स का। ठीक है, इसका आंसर क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब देख लो, ये देख लो ये जो तीन ऑप्शन है वो क्या है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं दो तरह के, एक तो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या होता है, यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ऑन इट्स सरफेस, इसकी सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरा, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि प्रोटीन्स जो हैं वो बनते हैं राइबोसोम से और इसकी सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है। एसईआर जो है ये हमारा, इसकी सरफेस पर राइबोसोम्स एब्सेंट है, तो ये एक स्मूथ टेक्सचर जो है अपीयर करता है, और ये एसईआर जो है ये हेल्प करता है लिपिड सिंथेसिस में, और डिटॉक्सिफिकेशन में। डिटॉक्सिफिकेशन में देखो पॉलीसोम क्या है, पॉलीसोम जब हमारा क्या होता है कि ये है हमारा एमआरएनए, ये क्या है बेटा, एमआरएनए। इस एमआरएनए से जब क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, तो इस एमआरएनए पर हमारे राइबोसोम्स अटैच होते हैं। ये राइबोसोम्स जो हैं, जब ये राइबोसोम्स अटैच होते हैं तो जो यूकैरियोट्स है उसमें ओनली वन राइबोसोम अटैच होगा, और प्रोकैरियोट्स के केस में मैनी राइबोसोम्स अटैच्ड एट टाइम। जिस कंडीशन को कहा जाता है पॉलीजोम। क्या कहते हैं, पॉलीजोम। तो बहुत सारे राइबोसोम्स जब हमारे अटैच होते हैं एमआरएनए पर, तो इस कंडीशन को कहा जाता है पॉलीराइबोसोम। और ये जो राइबोसोम की दोनों सब यूनिट हैं, बोथ सब यूनिट, ये अटैच होती है ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन। किसकी वजह से अटैच होती है, मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन की वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट वाइडली यूज बायो वेपन। देखो बायो वेपन क्या है, जब हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का
यूज्ड किया जाता है, यूज्ड एज अ वेपन, तो उसे कहा जाता है बायो वेपन। तो सबसे मोस्ट वाइडली जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है बैसिलस एंथ्रेसिस का। ये जो है एंथ्रेक्स जो है डिजीज़ वो कॉज करता है, क्या कॉज करता है? एंथ्रेक्स डिजीज़ कॉज करता है। इसके अलावा ये जो है स्यूडोमोनास पेस्टिसाइड, ये तो हमारा स्यूडोमोनास पिटिडा, ये हमारा जो है सुपरबग है। और बैसिलस थर्मस एक्विटिकस, ये हमारा हीट टॉलरेंट बैक्टीरिया है। अगला देखते हैं, द मेम्ब्रेन एनक्लोजिंग सेल वैक्यूल इज नोन एज। पहली चीज जो हमारी वैक्यूल जो है वो हमारी प्लांट्स में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, वैक्यूल प्रेजेंट होती है जो हमारा लगभग 90% अराउंड 90% वॉल्यूम कवर करती है। ठीक है, एनिमल्स के केस में बहुत सारी स्मॉल वेसिकल्स वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है, मैनी स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट या और एब्सेंट या एब्सेंट रहती है। ये जो वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है इसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट। और ये जो टोनोप्लास्ट है ये स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसके सिमिलर है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच साइंटिस्ट कॉइंड द टर्म क्रोमोसोम। देखो क्रोमोसोम जो टर्म है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। क्रोमोसोम का मतलब होता है कलर, और जोम का मतलब है बॉडी। तो क्रोमोसोम क्या है? कलर्ड बॉडी है। अब दूसरे टर्म में अगर मैं कहूँ क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम क्या है बेटा? क्रोमोसोम जो है वो हमारा डेंसली पैक्ड फॉर्म है ऑफ डीएनए। किसका डेंसली पैक्ड फॉर्म है? डीएनए का। जब हमारा जो डीएनए है वो डिहाइड्रेट करता है और कंडेंस्ड होता है तो यहाँ पे क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। और ये क्रोमोसोम जो है वो हमारे, अगर मैं बात करूँ ह्यूमंस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से जो 22 पेयर्स हैं वो हमारे एक्ट करते हैं ऑटोसोम्स की तरह, और जो 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है ये हमारा सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है, सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम। ये जो हमारे ऑटोसोम्स हैं ये सेम होते हैं, सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल्स, लेकिन हमारे ये जो एलोसोम्स हैं ये हमारे डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल। ठीक है, मेल और फीमेल में डिफरेंट होते हैं। अगर मैं ह्यूमन में एग्जांपल लूँ तो ह्यूमन में मेल में जो है XY क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल्स में XX क्रोमोसोम होते हैं। ये जो हमारे ऑटोसोम्स हैं ये सोमेटिक फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, सोमेटिक फंक्शन क्या कहते हैं? सोमेटिक फंक्शन। और ये जो टर्म था जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम टर्म दिया था वाल्डेयर। किसने दिया है? वाल्डेयर ने। बाल्बियानी ने हमारे जो स्पेशल क्रोमोसोम है जिसे कहा जाता है पॉलिटीन, जो हमारा स्पेशल टाइप का क्रोमोसोम है उसे जो है डिस्कवर किया था
पुरकिंजे ने हमारा जो है प्रोटोप्लाज्म से रिलेटेड जो है डिस्कवरी की है। तो वॉल्डेयर ने क्या किया, हमारा टर्म दिया क्रोमोजोम। अब ये जो क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम में दो आर्म होती है, एक होती है पी आर्म और एक होती है क्यू आर्म। ये दोनों ही आर्म जो है ये किससे कनेक्ट होती हैं, ये हमारा एक स्ट्रक्चर है जिसे कहा जाता है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या करता है, कनेक्ट करता है टू आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम। अगर हमारे क्रोमोसोम में दोनों आर्म डिफरेंट टाइप की हैं तो छोटी वाली को कहा जाता है पी आर्म, जो हमारा आया है पेटाइट से। इसका मतलब होता है पेटाइट, इसका मतलब होता है स्मॉल। और जो क्यू बड़ी आर्म है जिसे कहा जाता है क्यू आर्म, ये हमारा अल्फाबेट में नेक्स्ट लेटर है पी के, इसीलिए इसको क्यू आर्म कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या है, टर्म क्रोमोसोम किसने दिया बेटा, वॉल्डेयर ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द साइज ऑफ राइबोसोम्स इन आर्किया। ये आर्किया जो है वो हमारे क्या है, ये है हमारे आर्किया, ये हमारे प्रोकैरियोट्स हैं, जो हमारे प्रोकैरियोट्स हैं। और ये हमारे जो है इन्हें कहा जाता है आर्किया। जो टर्म है इसका मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव, ये आर्किया जो होते हैं ये हमारे प्रिमिटिव बैक्टीरिया हैं, प्रिमिटिव बैक्टीरिया हैं जो हमारे कैन लिव इन एक्सट्रीम कंडीशंस। एक्सट्रीम कंडीशन, जो एक्सट्रीम कंडीशन जैसे हाई टेम्परेचर, हाई सैलिनिटी, हाई मीथेन, इन सारी कंडीशंस में रह सकते हैं। और ये अगर प्रोकैरियोट्स हैं तो प्रोकैरियोट्स में कैसा क्रोमोसोम होता है, 70s। और यूकैरियोट्स में कौन सा होता है, 80s। इनमें कौन सा होता है, 70s। ये जो 70s क्रोमोसोम होता है इसकी दो सब यूनिट होती है, एक तो होती है 50s और दूसरी है 30s। ये दोनों जो सब यूनिट हैं ये किसके बेसिस पे होती हैं, सेडिमेंटेशन के बेसिस पर, ना कि एडिशन के बेसिस पर। सेडिमेंटेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not a sulfur containing amino acid? सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड का मतलब है कि जिनमें जो आर ग्रुप होता है, जो आर वेरिएबल ग्रुप है वो क्या होगा, वहां पे क्या होगा, सल्फर। तो ऐसे हमारे पास तीन ही अमीनो एसिड है। एक तो है मिथ्योनिन जो हमारा क्या है, इनिशिएटर अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड मतलब जब भी हमारी कोई प्रोटीन चेन बनेगी तो उसमें सबसे पहला अमीनो एसिड जो बाइंड होता है वो होता है मिथ्योनिन, दूसरा है सिस्टीन और तीसरा है सेस्टियन। तो ट्रिप्टोफेन जो है वो हमारा कैसा है, नॉन सल्फर कंटेनिंग। ट्रिप्टोफेन के बारे में आप दो तीन पॉइंट लिख लीजिए कि ट्रिप्टोफेन हमारा मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड। और ये जो है हमारा एरोमेटिक अमीनो एसिड है, एरोमेटिक अमीनो एसिड है। ये हमारा जो है प्रिकर्सर है, प्रिकर्सर ऑफ ट्रिप्टोफेन। किसका प्रिकर्सर है, ट्रिप्टोफेन का। तो इसका आंसर क्या है हमारा, इसका आंसर है ट्रिप्टोफेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉक एंड की हाइपोथेसिस या थ्योरी ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट फंक्शन। देखो लॉक एंड की हाइपोथेसिस क्या कहती है, ये हमारी प्रपोज्ड की थी, प्रपोज्ड बाय एमिल फिशर। किसने की है, एमिल फिशर ने प्रपोज की। किसने दी है, एमिल
फिशर। लॉकेट की हाइपोथेसिस कहती है कि जो एक्टिव साइट है एंजाइम की, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम वो रिजिड है। कैसी है? रिजिड है। तो हमारे जितने भी सबस्ट्रेट होते हैं, हर सबस्ट्रेट के लिए डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, डिफरेंट एंजाइम्स फॉर डिफरेंट सबस्ट्रेट। इसने कहा, इसने जो लॉग है उसकी कंपैरिजन की हमारी एंजाइम से। लॉग माना एंजाइम को, की माना सबस्ट्रेट को, और जो की लॉग का होल है, लॉग होल या की होल जिसे कहते हैं, वो कहा इन्होंने एक्टिव साइट को, एक्टिव साइट को। अब इस थ्योरी में इन्होंने कहा क्या कि जिस तरीके से हर जो लॉक है उसका जो की होल है उसमें एक स्पेसिफिक की ही एंटर कर सकती है, उसी से उस लॉक को ओपन किया जा सकता है, उसी तरह से हर सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक एक्टिव साइट होती है जहां पे बाइंड होके ही सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये हमारा जो है लॉकेट की हाइपोथेसिस किसने प्रपोज की है? फिशर ने, एमिल फिशर ने। मॉर्गन जो है, मॉर्गन ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, टी.एच. मॉर्गन ने अपना एक्सपेरिमेंट किया ड्रोसोफिला पे, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे। ये जो ड्रोसोफिला है इसमें जो सेक्स क्रोमोसोम है वो एक्स पाई है, वो ह्यूमन की तरह है, क्रोमोसोम एक्स वाई है। ड्रोसोफिला में जो जेनिक बैलेंस थ्योरी है, जेनिक इसे प्रपोज किया था कैल्विन ने, मेलविन कैल्विन, इसने दिया है कैल्विन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीटिंग मिल्क और एनी लिक्विड एट 650 डिग्री सेल्सियस एंड देन सडन कूलिंग इज नोन एज। देखो इसके थ्रू हम करते क्या है, स्टेलाइजेशन करते हैं, स्टेलाइजेशन मतलब जो माइक्रोब्स हैं उनको किल करते हैं उस पर्टिकुलर मीडियम से, और इस प्रोसेस को कहा जाता है पाश्चराइजेशन, 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 क्योंकि इसे डेवलप किया था लुइस पाश्चर, तो उनके नाम पर इसे नाम दिया गया पाश्चराइजेशन। क्या है पाश्चर? प्रिजर्वेशन, हम वहाँ पर चीज़ों को जो है किसी केमिकल की हेल्प से बहुत टाइम के लिए प्रिजर्व कर लेते हैं। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन क्या क्या है हमारा? एन एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। और जो हमारा कब होता है? इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसकी एब्सेंस में होता है? ऑक्सीजन की एब्सेंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन ग्लूकोज फॉर्म्ड इन फोटोसिंथेसिस इज। देखो ऑक्सीजन, अगर मैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन की बात करूं, देखो फोटोसिंथेसिस हमारी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। क्या है? एक रिडॉक्स रिएक्शन है जहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में होता है। रिडक्शन ऑफ, किसका रिडक्शन होता है? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ फूड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है,
एक पॉइंट यहाँ नोट करके लिख लेना इम्पोर्टेंट, कि जो फूड है फॉर्म होता है ग्लूकोज के फॉर्म में, ठीक है, स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, और जो फ्लोएम से ट्रांसफर होता है वो होता है हमारा सुक्रोज के फॉर्म में। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछ लेते हैं कभी कभी, तो इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे वाटर कहाँ से आता है। तो इसके लिए हमारा एक एक्सपेरिमेंट किया था वॉन नील ने। इन्होंने क्या किया, पहले ऐसा माना जाता था कि ये जो ऑक्सीजन है ये रिलीज होती है हमारी वॉट हमारी कार्बन डाइऑक्साइड से। तो वॉन नील ने क्या किया, वॉन नील ने जो है यहाँ पे यूज़ किया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, वाटर की जगह इन्होंने यूज़ किया हाइड्रोजन सल्फाइड। और जब इन्होंने रिएक्शन कंप्लीट करवाई, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कंप्लीट करवाई, तो इनको प्रोडक्ट के प्रोसेस के एंड में मिला C6 कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज और सल्फर गैस। अगर ये वाटर जो जो ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड की स्प्लिटिंग से आती, तो यहाँ पे क्या होता कि वॉन नील को इस प्रोसेस के एंड में ऑक्सीजन प्रेजेंट मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो ऑक्सीजन यहाँ प्रेजेंट नहीं थी, जिसके बेसिस पर कहा गया कि ये जो ऑक्सीजन है वो रिलीज होती है वाटर मॉलिक्यूल के स्प्लिटिंग से। ये जो वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग है ये होता है हमारा लाइट रिएक्शन में, लाइट रिएक्शन में, और ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स OEC, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पे इवॉल्व होता है। इस ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में जो मेजर जो आयन रोल प्ले करता है वो है मैग्नीज। मैग्नीज आयन यहाँ मेजर रोल प्ले करता है। यहाँ पे ये जो वाटर मॉलिक्यूल जो स्प्लिट होता है उसके साथ में जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होते हैं वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग से, ये इलेक्ट्रॉन हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर होते हैं और लाइट रिएक्शन को कंप्लीट कराने में हेल्प करते हैं। तो कहाँ से रिलीज हो रहा है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग से। चलिए अगला देखते हैं। ड्यूरिंग द सीस्मोनेस्टिक मूवमेंट इन मिमोसा पुडिका। सीस्मोनेस्टिक मूवमेंट का मतलब है ऐसी मूवमेंट जो टच के लिए हो रही है, और ये जो नेस्टिक मूवमेंट का मतलब होता है कि जब कोई भी हमारी जो मूवमेंट है वो स्टिमुलस की डायरेक्शन में नहीं होती, मतलब जो मूवमेंट की डायरेक्शन है वो स्टिमुलस की डायरेक्शन से डिफाइन नहीं होती, तो उसे कहा जाता है नेस्टिक मूवमेंट। ट्रॉफिक मूवमेंट, जैसे मान लो कि यहाँ से सन का सोर्स है और प्लांट इसी डायरेक्शन में ग्रो करे, मूव करे, टर्न करे, तो क्या होगा, ये स्टिमुलस था सन और प्लांट ने मूव कहाँ किया, स्टिमुलस की डायरेक्शन में, तो ये हो जाती है ट्रॉपिक मूवमेंट। कैसी मूवमेंट है, ट्रॉपिक। लेकिन नेस्टिक मूवमेंट में क्या होता है, स्टिमुलस यहाँ से आ रहा है, प्लांट को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो न्यूट्रल है, तो वो नेस्टिक मूवमेंट है। जैसे रात की रानी में फूल का खिलना, वो भी हमारा कैसा है, नेस्टिक मूवमेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है, मिमोसा पुडी का मतलब इसको हिंदी में कहा जाता है छुई मुई, छुई मुई। ये छुई मुई का पौधा क्या करता है, ये टर्गर प्रेशर में जैसे ही चेंज आता है तो ये क्या करता है इसमें जैसे ही छुई मुई के पौधे को टच किया जाता है तो इसकी पत्तियां सिकुड़ जाती है, छोटी हो जाती हैं, खुद को बंद कर लेती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर टर्गर प्रेशर में चेंज आता है, जो आता है किसकी वजह से, कहाँ से होता है, पल्विनस ऑफ लीफ बेस। पल्विनस मतलब ये जो रीजन है जहाँ से जो लीफ है वो हमारी अटैच होती है कहाँ से, प्लांट से, ये जो रीजन है इसे कहा जाता है पल्विनस। तो कहाँ से आता है बेटा, पल्विनस ऑफ लीफ बेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The alga which is used by Kelvin and his co-worker in his experiment। देखो कैल्विन ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, कैल्विन ने हमारा जो है एक्सपेरिमेंट किया था जिससे इन्होंने बताया कि लाइट जो है, किस लाइट पर इन्होंने बताया कि
किस लाइट पर जो है हमारा सबसे ज़्यादा ग्रोथ हमारी दिखाई देती है, सो फोटोसिंथेसिस रेट हमारी सबसे ज़्यादा होती है। तो उस एक्सपेरिमेंट को केल्विन ने परफॉर्म करके बताया। इस एक्सपेरिमेंट के लिए केल्विन ने एक तो यूज़ किया क्लोरेला का और दूसरा यूज़ किया स्पाइरुलिना का। स्पाइरुलिना एल्गी, दो एल्गी इन्होंने यूज़ की, स्पाइरुलिना और क्लोरेला। अगला देखते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन क्लोरोप्लास्ट आर एम्बेडेड इन। देखो क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट में इस तरीके से हमारी जो थैलेकॉइड है वो हमारी एक स्टॉक बना के रहती है जिसे कहा जाता है ग्रेनम। ये जो थैलेकॉइड है इसकी जो मेम्ब्रेन है इस पे इस तरीके से हमारे जो पिगमेंट्स हैं वो अरेंज रहते हैं जिसे कहा जाता है क्वांटासोम। क्वांटासोम, एक क्वांटासोम में लगभग हमारे 230 क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो कहाँ पे है? थैलेकॉइड में। कहाँ पे है? थैलेकॉइड में। किसके फॉर्म में होते हैं? क्वांटासोम के फॉर्म में। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रेन्युलोसाइट एक्सेप्ट। देखो ग्रेन्युलोसाइट्स क्या होती हैं, इनका टेक्सचर कैसा होता है? टेक्सचर कैसा होता है? ग्रेनुलर, ठीक है। और ये है क्या? ये हमारी है WBC या ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स कैसे याद करोगे? इसकी ट्रिक में लिखा देती हूँ आपको। ग्रीन बेन है, ग्रीन बेन है। तो देखो ग्रे से ग्रेनुलोसाइट, ठीक है, बी से बेसोफिल्स, एन से न्यूट्रोफिल्स और ए से ए है, तो ए से एसिडोफिल्स, ठीक है। तो क्या हुआ? न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये न्यूट्रल डाई पे कलर देते हैं। pH 7 पर ये pH 7 जो हमारी न्यूट्रल डाई है उस पर कलर देते हैं। इसिनोफिल्स बेसिक डाई इनको स्टीन करने के लिए यूज की जाती है। सॉरी, इसिनोफिल्स यहाँ पे हमारी जो है एसिडिक डाई यूज की जाती है और बेसोफिल्स यहाँ पे बेसिक डाई यूज की जाती है। यूज्ड टू स्टेन, ठीक। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट ये हमारे कैसे हैं? ये हमारी फैगोसाइटिक सेल्स हैं, फैगोसाइटिक है। और ये जो मोनोसाइट है ये हमारे जो है 8 आवर्स तक टिश्यू फ्लूइड में रहते हैं, ECF, तो ये बन जाते हैं मोनोसाइट्स। और ये जो मोनोसाइट है इनको इनको जो है इनको जो है अलग अलग ऑर्गन के बेसिस पर डिफरेंट नाम दिए जाते हैं। जैसे लिवर में इन्हें सॉरी ये बन जाते हैं मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस। जैसे लिवर में कहा जाता है कुफर सेल्स, किडनी में कहा जाता है मीजेंजियल सेल, ठीक है। इसके अलावा ब्रेन में कहा जाता है माइक्रोग्लियल सेल्स, माइक्रोग्लियल सेल्स। तो इनके अलग अलग ऑर्गन्स पे इनके अलग अलग नाम है। चलिए तो इसका आंसर क्या है बेटा? इसका आंसर है लिम्फोसाइट एंड मोनोफिल्स। ये क्या है हमारे? ये है हमारी ए ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट्स। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ओनली इकोसिस्टम विच इज नॉट ड्राइवन बाय द सोलर एनर्जी। देखो कहा जाता है कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन से हमें जो है एनर्जी मिलती है उसका 10% हमारे यूज करते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर की जो 10% है
वो जाती है हमारे प्राइमरी कंज्यूमर में। तो इसी तरीके से हमारी जो 10% एनर्जी है वो ड्राइव होती है, वो ट्रांसफ़र होती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में। चाहे वो कोरल रीफ इकोसिस्टम हो, चाहे वेटलैंड इकोसिस्टम हो या मैंग्रोव्स हो, लेकिन सभी में हमारी जो है सन एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। लेकिन जो हमारे हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं वो हमारे सेल्फ ड्राइवन होते हैं, इन्हें जो है सोलर एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। अब हाइड्रोथर्मल वेंट क्या है, जैसे समुद्र की बहुत गहराई में कुछ ऐसे पिट्स होते हैं जो हमारे यहाँ से पानी जो है अर्थ की कोर में जाता है, और यहाँ से पानी जब अर्थ की कोर में जाता है तो वहाँ पे हाई टेम्परेचर की वजह से ये पानी भाप बन के या वेपर फॉर्म में वापस आता जाता है। तो इसके आसपास एक रिच एरिया हो जाता है, बायोडाइवर्सिटी का एक इकोसिस्टम फॉर्म हो जाता है। इस इकोसिस्टम को कहा जाता है हाइड्रोथर्मल वेंट इकोसिस्टम। हाइड्रोथर्मल वेंट इकोसिस्टम। मैनग्रोव्स क्या है? मैनग्रोव्स ऐसी क्रॉप्स हैं जो हमारी कहाँ होते हैं? मैनग्रोव्स की कुछ क्वालिटी लिख लीजिए कि मैनग्रोव्स में हमारे न्यूमेटोफोर्स होते हैं। न्यूमेटोफोर्स जो है इन्हें कहा जाता है रेस्पिरेटरी रूट्स। ये हमारी न्यूमेटोफोर्स नेगेटिवली जियोट्रॉपिक ग्रो करते हैं। मतलब ये ज़मीन से इस तरीके से ग्रो करके बाहर आ जाते हैं ताकि जब सॉइल में जो हमारी जो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है उसको कंप्लीट कर सकें और ये सर्वाइव कर सकें। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिकर्सर ऑफ IAA? कौन सा है हमारा IAA? IAA की फुल फॉर्म है इंडोल एसिटिक एसिड, मतलब हमारी ऑक्सीजन। तो इसका क्या था, अभी पीछे बताया था हमने कि ट्रिप्टोफेन जो है वो प्रिकर्सर है ऑक्सीजन का। टायरोसिन जो है वो हमारा एक जो है नॉन असेंशियल अमीनो एसिड है, और ये प्रिकर्सर है हमारा T3 एंड T4 का। इसके अलावा डोपामाइन का, इसके अलावा मेलानिन का, जो हमारा पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। मेलानिन क्या करता है? पिगमेंटेशन। ये जो हमारा मिथ्योनिन है ये हमारा इनिशिएशन अमीनो एसिड है जो हमारा किसी भी चेन को इनिशिएट करता है। तो चलिए अगला देखते हैं, बायो एसे ऑफ ऑक्सीजन। बायो एसे टेस्ट का मतलब है कि किस तरीके से जो ऑक्सीजन है उसकी प्रेजेंस का पता लगाया जाता है। तो इसकी प्रेजेंस का पता लगाने के लिए जो टेस्ट किया जाता है दैट इज एविना कर्वेचर टेस्ट। यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है, हमारी फोटोट्रॉफिस शो होती है। मतलब ऑक्सीजन की वजह से प्लांट मूव करते हैं टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ सन। ये ऑक्सीजन हमारा केयरलेस डिफरेंशिएशन में भी हेल्प करता है। तो ऑक्सीजन हमारा जो है एपिकल ग्रोथ को प्रमोट करता है, एपिकल ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो ऑक्सीजन का पता लगाने के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो है एविना कर्वेचर टेस्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा जो है मैच द फॉलोइंग है कि सबसे पहला है हमारा IAA ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? अब इसको सॉल्व करने के लिए ये हमारे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है, सबसे पहले हम ऑप्शंस को देखें कि किस तरीके से हम जो है इनको सॉल्व कर सकते हैं। देखो सबसे पहला है हमारा
ए में या तो 4 है या 5 है। तो 4 ये जो है ये क्या है हमारा, यहाँ पे इसको कहा जाता है वीड्स। ये क्या है बेटा, लॉन फ्री वीड फ्री, मतलब यहाँ पे किसका यूज कर रहे होंगे हम, वीडीसाइड का, वीडीसाइड। तो जैसा हमें पता है कि एक सिंथेटिक ऑक्सीन है जो किसकी तरह यूज किया जाता है, जिसका यूज किया जाता है वीड्स के रिमूवल के लिए। और ये वीड कैसी होती है, ये वीड होती है चलो ABA हमारा, इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, एब्सिसिक एसिड। अब देखो फर्स्ट का क्या हुआ 4, तो मतलब ये दो ऑप्शन एलिमिनेट। अब क्या है, अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, या तो फर्स्ट का सेकंड का थर्ड है या फर्स्ट है। अब इसमें ये दो ऑप्शन है, थर्ड वाला ऑप्शन देखो इथाइलिन हमें पता है कि किसके लिए यूज किया जाता है, एक गैसियस हार्मोन है, इसका यूज किया जाता है फलों को पकाने के लिए। तो क्या एलिमिनेट हो रहा है, नहीं हो रहा। अब आगे आ जाओ डी, जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड का मेजरली यूज किया जाता है बॉल्टिंग प्रोसेस में। किसमें किया जाता है, बॉल्टिंग प्रोसेस में। तो टी का सेकंड, क्या इसमें दी, तो ये ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। और एबीए क्या करता है, एबीए हमारा जो है ये करता है नेगेटिव रेगुलेशन। कैसा है ये, कैसा है हमारा, ये है हमारा नेगेटिव रेगुलेशन करता है। नेगेटिव रेगुलेशन, जैसे स्टोमेटा क्लोज हो, इसके अलावा जो है अर्ली फॉल डाउन ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स, लीफ फ्रूट एंड फ्लावर। तो ये कौन करता है, ये करता है हमारा ABA एब्सिसिक एसिड। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कॉइलिंग ऑफ टेंड्रिल अराउंड द सम बेस इन रेस्पॉन्स टू टच। ऐसी मूवमेंट जो टच के लिए होती है उसे कहा जाता है थिग्मोट्रोपिज्म। ठीक है। हाइड्रोटैक्सिज्म मतलब किसकी वजह से होगी, वाटर की वजह से। ऐसी टैक्सिस मूवमेंट जो वाटर की वजह से हो उसे कहा जाता है हाइड्रोटैक्सिज्म। कीमोटैक्सिज्म जो केमिकल्स की वजह से हो उसे कहा जाता है कीमोटैक्सिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म क्यों होती है, बाई टच, ठीक है। जियोटैक्सिज्म ग्रेविटी की वजह से। तो थिग्मोट्रोफिज्म हमारा जो है वो हमारा क्या है, सही आंसर है कि जो कॉइलिंग है टेंड्रिल्स की एक टच के रिस्पॉन्स में, वो क्या है, थिग्मोट्रोफिज्म। अगर मैं आपसे पूछूं कि थिग्मोटैक्सिस का एग्जाम्पल क्या है, तो वो है हमारा क्लोजर ऑफ लीव्स ऑफ मिमोसा पुडिका in response to touch। टच के लिए जब मिमोसा पुडिका मतलब छुई मुई की जो पत्तियां हैं वो बंद हो जाती हैं तो उसे कहा जाता है थिग्मोटैक्सिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बेटा, अगला क्वेश्चन है इल्यूजन क्या है। देखो जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब सेपरेशन of DNA according to molecular weight। तो इसके लिए हम एक टेक्निक का यूज़ करते हैं, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं जेल का। किसका यूज़ करते हैं, जेल। इलेक्ट्रोफोरेसिस में किसका यूज़ करते हैं, जेल का। जब ये जैसे मान लीजिए कि ये हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस ट्रे है और इसमें जेल है और ये हमारे DNA के बैंड्स हैं जो हमें ऑब्टेन हुए हैं
सीक्वेंस के बाद। तो अब इन बैंड्स को अगर मुझे यहाँ से आइसोलेट करना है तो इसके लिए हम जिस टेक्निक का यूज़ करते हैं उसे कहा जाता है इल्यूशन। अब जैसे यहाँ से मैंने इस डीएनए सेगमेंट को काट के जेल के साथ निकाल लिया तो उसे कहा जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है इल्यूशन। अब इल्यूशन क्या है, पढ़ लेते हैं ऑप्शंस को। सेपरेटिंग द रेस्ट्रिक्टेड डीएनए फ्रेगमेंट ऑन एगेरोस जेल, रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। देखो, स्टेनिंग द सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट इथेरियम ब्रोमाइड, तो इसको तो कहा जाता है हमारा स्टेनिंग। ये तो हमारा जो है हाईलाइटिंग के लिए है, जिससे पता चलता है कि कौन सा बैंड कहाँ पर प्रेजेंट है। कटिंग आउट ऑफ सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए फ्रॉम एगेरोस जेल एंड एक्सट्रैक्टिंग देम फ्रॉम द जेल, तो क्या आंसर है हमारा सी। क्या कर रहे हैं, इस जेल से डीएनए सेगमेंट को अलग कर रहे हैं जेल पीस के फॉर्म में। तो चलिए अगला क्वेश्चन, ब्रूनर्स ग्लैंड। ये ब्रूनर्स ग्लैंड जो है, पहला पॉइंट कि ये हमारी यूनी सेल्यूलर ग्लैंड है। दूसरा, ये ओनली सब म्यूकोशल ग्लैंड है। ये एकमात्र ऐसी ग्लैंड है जो सब म्यूकोसा लेयर तक हमारी एक्सटेंड रहती है, और ये प्रेजेंट कहाँ होती है, स्टमक में, सब म्यूकोसा ऑफ स्टमक। चलिए अगला क्वेश्चन, एनिमल्स हु ईट देयर ओन फीसस इज कॉल्ड, उन्हें कहा जाता है कॉप्रोफैगस। देखो कॉप्रोफैगस दो टर्म है। कॉप्रो का मतलब है ईटिंग वेस्ट, ठीक है, और फैगस का मतलब है खाने वाले। कॉप्रो का मतलब है वेस्ट और फैगस का मतलब है ईटिंग। क्या होता है, जो वेस्ट खाते हैं उन्हें कहा जाता है कॉप्रोफैगस। एक होता है सैंग्विवोर्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरों का खून पीते हैं उन्हें कहा जाता है सैंग्विवोर्स। अगला है ओमनीवोर्स, ओमनी मतलब सब कुछ खाने वाले। ये कैसे होते हैं, ये होते हैं हर्बीवोर्स भी हैं प्लस ओमनी कार्निवोर्स भी हैं। हर्बीवोर्स ओनली हर्ब्स को कंज्यूम करेंगे, कार्निवोर्स क्या करते हैं, कार्निवोर्स हमारे जो है वो किसको खाते हैं, ओनली मीट, फ्लैश या मीट। तो उन्हें क्या कहा जाता है, जो अपने खुद की फीसस को खाते हैं उन्हें कहा जाता है कॉप्रोफैगस। जैसे पिग, फॉर एग्जाम्पल पिग। चलिए अगला क्वेश्चन, लैक्टेल्स टेक पार्ट्स इन, लैक्टेल्स क्या है, लैक्टेल्स हमारी वो ओपनिंग है जो हमारी प्रेजेंट होती है इंटेस्टाइन पे। कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं। और ये करती क्या है, क्योंकि नॉर्मली हमारे जो फैट जो है वो मिशेल फॉर्म करके रहते हैं, फैट हमारे जो हैं वो एक ग्रुप बना के रहते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये हमारे इस तरीके से मिशेल फॉर्म कर लेते हैं। इसे कहा जाता है मिशेल। ये किसका है, ये क्या है, फैट, ठीक है। तो ये मिशेल फॉर्म कर लेते हैं, इस वजह से कैन नॉट एब्जॉर्ब इन ब्लड वेसल्स। तो इनको, इनके एब्जॉर्प्शन के लिए, फैट के एब्जॉर्प्शन के लिए अलग से जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, अलग से वेसल्स जो प्रेजेंट होती हैं जो फैट का एब्जॉर्प्शन करती हैं, उन्हें कहा जाता है लैक्टेल्स। तो लैक्टेल्स का काम क्या है बेटा, एब्जॉर्प्शन करना फैट का। डाइजेशन ऑफ मिल्क के लिए हमारे जो है बच्चों में रेनिन प्रेजेंट होता है, रेनिन जो बच्चों में क्या करता है, मिल्क का डाइजेशन करवाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, लब डब साउंड। देखो हार्ट में जो हमारा हम यूज करते हैं स्टेथोस्कोप का, उस स्टेथोस्कोप की हेल्प से हम क्या करते हैं, सुनते हैं हार्ट साउंड को। क्या सुनते हैं, हार्ट साउंड को। अब देखो कैसे समझ सकते हो, एक एग्जांपल लो कि अगर तुम जो तुम्हारे घर में जो गेट है, अगर तुम उन गेटों को ओपन करोगे तो क्या कोई साउंड क्रिएट होता है,
नहीं होता या बहुत ही माइन्यूट। लेकिन जब हम उन गेट्स को या वॉल्स को बंद करेंगे तो क्या होगा, साउंड क्रिएट होगा। तो अगर जैसे लब डब का जो साउंड है, अगर हार्ट के जो वॉल्स है, जैसे हार्ट में हमारा ये जो हार्ट में हमारे ये हमारा राइट ऑरिकल मान लीजिए, ये हमारा ऑरिकल, ये वेंट्रिकल। तो यहाँ पे क्या है, कुछ वॉल्व्स प्रेजेंट है। ये वॉल्व क्या करते हैं, बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, ताकि वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करे तो वापस जो है ब्लड ऑरिकल में ना चला जाए। तो ये वॉल्व क्या होंगे, जैसे ये ओपन होंगे तो कोई साउंड क्रिएट नहीं होगा। वॉल्व क्या है, वॉल्व की ओपनिंग पे कोई साउंड क्रिएट नहीं होता। एक्शन ऑफ पेपिलरी मसल्स की वजह से क्या होगा, वेंट्रिकल काम करेगा, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल खाली होगा लेकिन कोई साउंड क्रिएट नहीं होगा। लेकिन जब ये हमारे जो वॉल्व है, चाहे तो ये बाइकस्पिड वॉल्व हो सकता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व हो सकता है, या हमारा जो है सेमिलुनार वॉल्व है, तो जब ये वॉल्व बंद होंगे, या ट्राइकस्पिड मान लीजिए, तो जब ये वॉल्व बंद होंगे तो ये क्या करते हैं, हमारा साउंड क्रिएट करते हैं। तो क्लोजिंग ऑफ हार्ट वॉल्व। पेस मेकर की एक्टिविटी से क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, जिसकी वजह से हार्ट पंप करेगा, हार्ट पंप। ये जो पेस मेकर है हमारा, कहा जाता है एस ए नोड को, एस ए नोड। एस ए नोड का मतलब फुल फॉर्म है सिनो एट्रियल नोड। ऐसे नोड से ये जो नर्व इम्पल्स है वो जाती है एवी नोड को। एवी नोड का मतलब है, ए का मतलब है एट्रियो, वी का मतलब वेंट्रिकुलर नोड। तो इस तरीके से हमारा जो नर्व इम्पल्स है वो कंडक्ट होता जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन। देखो ओपन सर्कुलेशन क्या है, जैसे हमारा नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे ओपन सर्कुलेशन में ब्लड वेसल्स जो होती हैं, ब्लड वेसल्स एब्सेंट रहती है, एब्सेंट है, जिसकी वजह से ब्लड का कोई प्रेशर नहीं होता, ब्लड प्रेशर एब्सेंट। इस ब्लड का वॉल्यूम हाई रहता है, क्योंकि प्रेशर, अगर बॉयल्स लॉ है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम हाई हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम हाई हाई हो जाएगा। यहाँ पे जो ऑर्गन्स होंगे वो डायरेक्टली हमारा ब्लड ले रहे होंगे, और ऑर्गन्स डायरेक्टली bathed in blood, ठीक है। और ये ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो हमारा जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उनका फीचर है। तो देखो कॉर्डेट्स हमारे सबसे हायर है, और कॉर्डेट्स मतलब हम लोग कॉर्डेटा है, और हमारे पास क्या है, क्लोज्ड है, क्लोज। हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज, इस तरीके से हमारे पास वो वेसल्स हैं। एनिलिट देखो इसका आंसर है हमारा एनिलिट्स। एंड कुछ एनिलिट्स ऐसे हैं जिनके पास हमारा ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। ऑर्थोपोड्स हमारा कॉकरोच या मॉस्किटो, ये सभी है, इनके पास क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी ब्लड जो है हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ऑर्थोपोड्स हमारा जो टर्म है वो दो वर्ड से मिला है, एक तो है ऑर्थो, ऑर्थो का मतलब होता है जॉइंटेड, और दूसरा टर्म है पोडा, पोडा का मतलब होता है लेग्स। तो इनकी जो लेग्स है उनमें इस तरीके से जॉइंट प्रेजेंट होते हैं। ऐसी लेग्स जिसमें होती है वो इंसेक्ट के अंदर इंक्लूडेड होते हैं या आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। जैसे इंसेक्ट, या हमारा इंसेक्ट में जैसे स्कॉर्पियो हमारा है, या प्रॉन है, इसके अलावा हमारी जो स्पाइडर है, मॉस्किटो है, मक्खी है, या हमारा कॉकरोच है, ये सभी हमारे फाइलम ऑर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। फाइलम ऑर्थ्रोपोडा हमारा वर्ल्ड की लगभग 2/3 बायोडाइवर्सिटी को कंटेन करता है। अगर 3 बायोडाइवर्सिटी है तो उसमें से 2 मेंबर जो होंगे वो हमारे ऑर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
origin of heartbeat and its conduction is presented in। तो अभी पहले मैंने बताया कि और हार्ट बीट कैसे चलती है। सबसे पहले कहाँ है, ऐसे नोड जो क्या करता है, क्रिएट करता है, इनिशिएट एक्शन पोटेंशियल, जो लगभग कितने होते हैं, 70 से 80 बीट पर मिनट। इसके बाद इसको कंडक्ट किया जाता है एवी नोड को। एवी नोड की फुल फॉर्म क्या है, जैसे देखो ये हमारा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट एट्रियम है, कहाँ पे है ये, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम का जो हमारा राइट कॉर्नर है वहां पे होती है हमारी एस ए नोड। ये क्या है, दिस इज एस ए नोड। इस जगह पे है हमारी एवी नोड। ऐसे नोड ने क्या किया, एक्शन पोटेंशियल किसको दिया, एवी नोड को। एवी नोड ने इस पोटेंशियल को यहाँ पर आकर किसको दिया, बंडल ऑफ हिस को। बंडल ऑफ हिस दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक तो हो जाता है लेफ्ट साइड और दूसरा हो जाता है राइट साइड। इस बंडल ऑफ हिस से छोटे छोटे फाइबर्स इस तरीके से जो हमारी हार्ट की पूरी वॉल को कवर करते हैं, उन्हें कहा जाता है पुरकिंजे फाइबर। ये क्या है, पुरकिंजे फाइबर्स। चलो देखो, सबसे पहले किसे आ गया, एसी नोड, फिर एवी नोड। फुल फॉर्म क्या है एवी नोड की, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। फिर बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक राइट साइड दूसरा लेफ्ट साइड। फिर इन्होंने छोटी छोटी हमारी जो है स्ट्रक्चर को अराइज किया, फाइबर्स लाइक, जिन्हें कहा गया पुरकिंजे फाइबर। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग पीसीआर, देखो पीसीआर जो है इसका लेक्चर हमारे चैनल पर डला हुआ है, तो आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। देखो पीसीआर में सबसे पहली प्रोसेस होती है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन जिसके लिए हमारा टेम्परेचर लगभग 90 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर दूसरी स्टेप होती है यहाँ पे एनिलिंग, जहाँ पे प्राइमर जो है वो आकर जुड़ता है डीएनए टेम्पलेट पर। इस एनिलिंग के लिए जो टेम्परेचर है उसको थोड़ा कम किया जाता है और ये लगभग 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसके बाद थर्ड स्टेप होती है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या होता है, जो फ्री न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आकर जुड़ते हैं और नए डीएनए का फॉर्मेशन, नए डीएनए स्ट्रेन का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके लिए टेम्परेचर लगभग 72 डिग्री सेल्सियस होता है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है लोएस्ट टेम्परेचर कहाँ पे है, तो लोएस्ट टेम्परेचर 90 डिग्री से कम है 72, लेकिन 72 से भी कम है हमारा 40 to 45 डिग्री सेल्सियस। और किस स्टेप में है, एनिलिंग में। तो एनिलिंग में सबसे लीस्ट टेम्परेचर होता है जो हमारा 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिगार्डिंग द 10% लॉ ऑफ एनर्जी, बेटा ये दिया था हमारा, किसने दिया है, लिंडेमान ने। किसने दिया है, लिंडेमान ने। इन्होंने कहा कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से सेकंड ट्रॉपिक लेवल में ओनली 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। जैसे जैसे हमारी, और इसमें से 90% जो होती है वो हमारी रेस्पिरेशन में लॉस्ट हो जाती है, बिकॉज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो चलो अब देखते हैं। दिस लॉ वॉज पुट फॉरवर्डेड बाई लिंडेमान, सही है। According to this law, the transfer of food energy from one trophic level to another is only about 10% at higher trophic level, and the remaining 90% is lost in respiration, decomposition, and waste in the form of heat. दोनों ही ऑप्शंस यहाँ पे सही हैं, क्योंकि 10% हमारा जो है वो ट्रांसफर होता है और बाकी 90% हमारा यूज हो जाता है वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइब्रिडाइजेशन, देखो दो टर्म है यहाँ पे, एक तो है साइब्रिडाइजेशन, देखो दो टर्म है, एक तो है साइटोप्लाज्म और दूसरा है हाइब्रिडाइजेशन।
तो इन दोनों को मिला के जो टर्म बना है वो है हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, जैसे मान लो कि एक ये पेरेंट सेल थी, दूसरी पेरेंट सेल ये थी, ठीक है, ये इसका साइटोप्लाज्म है और ये इस सेल का साइटोप्लाज्म। इस सेल को मैंने नाम दिया सेल ए और इसको मैंने नाम दिया बी। तो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि इन दोनों का जो साइटोप्लाज्म है वो मिक्स करके एक नया साइटोप्लाज्म फॉर्म कर दे। इन दोनों का साइटोप्लाज्म क्या हो, हाइब्रिड हो जाए, दोनों का साइटोप्लाज्म आपस में मिक्स हो जाए और एक नया हाइब्रिड फॉर्म हो जाए, उस प्रोसेस को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, दिस इज हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ बोथ पेरेंट, मतलब दो सेल का साइटोप्लाज्म लेकिन न्यूक्लियस एक ही का, तो इसे कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ टू प्लांट सेल। देखो ये भी सही है, लेकिन प्रोटोप्लास्ट के साथ साथ एक न्यूक्लियस भी यहाँ पे होता है। सही, देखो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट बिकॉज फ्यूजन ऑफ वन न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लास्ट एंड वन ई न्यूक्लिएटेड, एक जिसमें न्यूक्लियस था दूसरा जिसमें न्यूक्लियस नहीं था, उन दोनों के प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन ही हमारा क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम ऐसे ही कुछ और एमसीक्यूज क्वेश्चन के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।